हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके पॉइंट। आज हम पॉलिटी में संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों को विस्तार से समझेंगे। इसके बाद अगर कोई भी प्रश्न भारत की प्रस्तावना से आता है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो सारे पॉइंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम समझते हैं भारत की प्रस्तावना। भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई तथा उन्होंने पेश किया तथा संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर हमारे जो भारतीय संविधान है उसका संवैधानिक ढांचा और स्वरूप था। ठीक है, तो इसी पर आधारित है हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, आगे के भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम इनके तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से मेन आपके जो वर्ड्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को जो है परिचय पत्र कहा है। ठीक है, कई बार पेपर में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि परिचय पत्र किसने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द आपके जोड़े गए। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तब ये 3 शब्दों को उसमें जोड़ा गया है। इससे रिलेटेड 2 आपके केस हैं, वो अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना को देखा जाए तो प्रस्तावना को 3 उसमें डिवाइड कर रखा है। पहला है हम भारत के लोग। ठीक है, उसके बाद उसका बीच का पार्ट है। जो बीच का पार्ट है आपके प्रस्तावना का, वो उसका है स्वरूप कहलाता है। और जो नीचे के आपके जो वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं प्रस्तावना में, वो उसके उद्देश्य कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है आपका हम भारत के लोग। इसके अंदर कहा गया है कि जो भारतीय संविधान है वो भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान की शक्ति किसके हाथों में है? लोगों के हाथों में है। उसके बाद सेकंड पार्ट है स्वरूप। स्वरूप में आपके मेनली आपके वर्ड्स आते हैं, वो है आपका एक संप्रभुत्व। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतांत्रिक। ठीक है, ये आपके वर्ड्स हैं स्वरूप में। इन वर्ड्स को भी नीचे एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, थर्ड है इसका न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है संविधान के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, यानी कि इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर रखा है। एक हम भारत के लोग, सेकंड है आपका स्वरूप वाला हिस्सा, थर्ड है आपका उद्देश्य। अब हम इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो वर्ड्स अभी हमने ऊपर पढ़े, इन वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, पहला है आपका प्रभुता। इसका आशय होता है कि भारत जो है अन्य देश पर निर्भर नहीं है और ना ही किसी देश का अधिराज्य है। यानी कि भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए किसी भी देश पे आश्रित नहीं है। वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वयं में स्वतंत्र है। ठीक है, सेकंड वर्ड है आपका समाजवादी। समाजवादी वर्ड को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसका अर्थ है कि भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद है जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था रखता है। यानी कि जो हमारा जो मतलब अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, यानी कि पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष को भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया हमारे संविधान की प्रस्तावना में। इसका अर्थ होता है कि राज्य जो है सभी मतों का समान रूप से रक्षा करेगा एवं स्वयं किसी भी मत को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, और वो धर्म की रक्षा के लिए मतलब हमेशा राज्य तत्पर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ है इसके अंदर
कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या बताया हुआ है। इसमें है कि भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। प्रस्तावना में इस शब्द का बृहत अर्थों में प्रयोग हुआ है, जिसमें न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की मीनिंग है। और आसान शब्दों में समझा जाए तो जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई है कि ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर मतलब देश का जो शासन होता है वो लोगों के हाथ में होता है। यानी कि जैसे हम वोट देते हैं, मत देते हैं, इलेक्शंस होते हैं हर 5 सालों में, हर 5 ईयर्स में। ठीक है, तो वो वाला सिस्टम है लोकतंत्र। नेक्स्ट है आपका गणतंत्र। गणतंत्र है आपका कि गणतंत्र में इसका आशय यह है कि भारत का प्रमुख राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथों में होती है और कोई विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता है। यानी कि गणतंत्र का यहाँ पे अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है वो वंशानुगत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पहले कोई बैठा है, उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा उस अपने प्रमुख की जगह पे उसका बेटा बैठेगा। हमारे देश के अंदर गणतंत्रात्मक है। संवैधानिक प्रमुख जो है वो चुनाव के जरिए, चाहे वो अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए आए, चाहे वो प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए आए, लेकिन उनको चुनकर लाया जाता है। ठीक है, चुनाव करके लाया जाता है और एक निश्चित समय के लिए लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका न्याय। न्याय में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समान अधिकार प्राप्त होगा, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। न्याय, सबको समान अधिकार प्राप्त है न्याय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समता। समता में किसी वर्ग के लिए विशेष अधिकार का ना होना तथा बिना भेदभाव को सबको समान अवसर प्रदान करने का उपबंध करना। ठीक है, यानी कि कोई भी अवसर है, चाहे वो नौकरी में हो तो उसमें भी समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी वो हो, उसमें आपको समान अवसर प्रदान करने का उपबंध है, इसको बोलते हैं समता। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति की गरिमा। भारतीय जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद है एकता एवं अखंडता। इस तत्व को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसका आशय यह है कि हमारा देश जो है, हमारे देश के अंदर एकता बनी रहेगी तथा अखंडता रहेगी। मतलब हमारे देश के अब और टुकड़े नहीं हो सकते। राज्य के टुकड़े हो सकते हैं, राज्य दोनों आपस में जोड़े जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य टूटकर एक नया देश बन जाएगा, नहीं। ठीक है, एकता और अखंडता बरकरार रहेगी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर बंधुता। बंधुता का मतलब है आपसी भाईचारा, यानी कि हमारे देश के अंदर जो है भाईचारा, आपसी भाईचारा बना रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी जो भी मैंने कराए हैं, ये आपकी प्रस्तावना के प्रमुख वर्ड्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना, हमारे जो हमारे संविधान का क्या है, आधार है प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। मीन्स प्रस्तावना के अंदर हमारे आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, यानी कि सब तरह के चीज़ों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आपका प्रस्तावना का महत्व है। उसके बाद देखो, मैंने भी आपको बताया था 2 केस। एक है वेरुवादी संघ मामला जो कि 1960 में हुआ था। इसमें क्या था कि उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना की विशेषता की व्याख्या करते हुए कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो इस वाले केस में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में एक केस और आया, केशवानंद भारती का। इन्होंने इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह संविधान का भाग है। और इसमें यह भी कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में बदलाव हो सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, और इसी के बाद 1976 में संविधान में संशोधन हुआ और जो आपके 3 शब्द थे वो जोड़े गए, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ठीक है, उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर एग्जाम के अंदर आए 3 वर्ड आए, जैसे कि अंगीकृत, संविधान को अंगीकृत
या संविधान को अधिनियमित या फिर संविधान को आत्म अर्पित किया गया। ये 3 वर्ड्स आए कि कब किया गया, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, ये 3 वर्ड्स याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं आप कंफ्यूज होके 26 जनवरी 1950 कर दें। नहीं, ये 3 वर्ड्स जब भी आए तो आपको हमेशा 26 नवंबर 1949 पे ही टिक करना है। तो यह आपके थे संविधान की प्रस्तावना के इम्पोर्टेंट तत्व या फिर घटक तथ्य। ठीक है, मैंने आपको पूरी डिटेल में कराया है। इसमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पेपर में आएगा तो गलत नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो को मतलब प्राप्त करने के लिए हमारी इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट